आखिरकार ईरान को ग्राउंड पर सपोर्ट मिल रहा है पूरी तरह से रूस का। रूस ने दोस्ती निभाते हुए धमकी दे दी है और चेतावनी अमेरिका को दे दी है कि ये जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने के बहाने ईरान पर हमला करने की बार बार बात अमेरिका कर रहा है, इससे अमेरिका को तगड़ा नुकसान होगा और बहुत बुरे रिजल्ट होंगे, हालात ख़राब होंगे। और ये जो अमेरिका धमकी दे रहा है इसका कोई तुक नहीं बनता। ऐसी उम्मीद रूस से अमेरिका नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से दोस्ती करके सोचा था कि हम इसको अपने पाले में कर लेंगे और व्लादिमीर पुतिन ईरान का साथ देना बंद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हजरात, इसके पीछे की वजह यह भी है कि सच में ईरान पर बड़ा हमला तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। इसके साथ ही इजराइल ने 2 अप्रैल है तो इजराइल ने कुछ प्रोडक्ट्स पर अमेरिका के टैक्स यानी टैरिफ लगाया हुआ था। अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से इजराइल ने टैक्स हटा दिया है, टैरिफ हटा दिया है। उधर व्हाइट हाउस ने यमन के खिलाफ एक तरह से जीत का ऐलान करते हुए कहा कि यमन इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। अमेरिका ने जो हमने हमले किए वो काफ़ी कामयाब रहे और हुतीस को बड़ा नुकसान हुआ है। These Houthi strikes have been incredibly successful. Last time I was at this podium, there were more than 100 successful strikes. There have now been over 200 successful strikes against the Houthis. Iran is incredibly weakened as a result of these attacks, and we have seen they've taken out Houthi leaders. They've taken out critical members who were launching strikes on naval ships and on commercial vessels. And this operation will not stop until the freedom of navigation in this region is restored, which is a critical principle, and this president stands behind our defense. देखिए, बात अगर ईरान की हो रही है तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आज़रबाईजान भले ही मुस्लिम कंट्री हो लेकिन वो ईरान के खिलाफ ही रहती है। आज़रबाईजान की सरजमीन, आज़रबाईजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका, इजराइल कर सकते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। आज़रबाईजान और ईरान की कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन जिस वक्त में ईरान पर हमले की तैयारी सबसे ऊंचे लेवल पर है, ऐसे में ईरान ने अपना जादू चला लिया है। लगभग 2 घंटे तक आज़रबाईजान और ईरान की बंद कमरे में मीटिंग होती रही है। इससे पहले की बात बता दूं, आज़रबाईजान के साथ क्या बात हुई है वो नहीं पता, लेकिन मीटिंग हुई है। लेकिन अरब देशों ने ईरान का साथ दिया है मुंह से सिर्फ बोलकर कि भैया हम अपने एयर स्पेस का और ज़मीन का इस्तेमाल आप पर हमला होने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हालांकि अरब देशों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। खिचड़ी तो बहुत खतरनाक तरीके से पक रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कमांडर, सेंटोम का सबसे बड़ा कमांडर इस वक्त इजराइल पहुंचा हुआ है और नेतन्याहू की सरकार के साथ मिलकर वो लूडो तो नहीं खेल रहा होगा। जाहिर सी बात है ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी है। अब आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं जो लाल रंग के आपको जहाज बने हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम अमेरिका के एयरबेस हैं। जी हाँ, तमाम के तमाम। और जो आपको एक कांटा बना हुआ हरे रंग से नजर आ रहा होगा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नेवल उसकी फैसिलिटी है, नेवल बेस है। और जो हरे रंग के छोटे छोटे झंडे नजर आ रहे हैं ये उसके चेक पॉइंट और आउटपोस्ट हैं। और एक तरह से 1 या 2 आपको ब्लैक कलर के रॉकेट टाइप में नजर आएंगे आइकन्स, वो रडार फैसिलिटी है। यानी एयरबेस सबसे ज़्यादा है मिडल ईस्ट में, यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ है मिडल ईस्ट में, और ईरान आपको अलग ही नज़र आ रहा है। तो यानी भारी मात्रा में ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट में उसके एयरबेस मौजूद हैं। हालांकि ईरान ने खुद परसों ही कह दिया था कि जिसके घर शीशे के हैं और हमारे इलाके में 85 अमेरिका के पोस्ट हैं तो वो हम पर पत्थर न मारे, क्योंकि वो खुद शीशे में रह रहे हैं। तो हमारे निशाने पर अमेरिका के बहुत सारे बेस हैं। उधर लगातार मिडिल ईस्ट में तस्वीर देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में कई तरह के जहाज़, यानी
अमेरिका ने पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में झोंक दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो पूरी तैनाती कर रहा है, हथियार भेज रहा है, पाबंदी लगी हुई है। इसके बावजूद ईरान पर और पाबंदियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया है। उधर इराक के प्रधानमंत्री ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की है फोन पर और यकीन दिलाया है कि हमसे आपको कोई भी खतरा नहीं है। हजरात, इजराइल ने बैरूत लेबनान की राजधानी पर हमले किए हैं, बड़े हमले, ईद वाले दिन और अगले दिन भी, और आज भी कर रहा है। हिजबुल्लाह के ये लीडर हैं जो बुजुर्गवार हैं और उनके ये नौजवान बेटे हैं, लड़का है उनका, जो इजराइल की बमबारी में उनका लड़का जो नौजवान शख्स नजर आ रहा है वो मारा गया है। उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी से डोनाल्ड ट्रंप ने यमन और गज्जा को लेकर फोन पर बात की है। मोमिनीन, मेरे दोस्तों, आपने ईद बहुत बेहतरीन तरीके से मनाई है, मुझे आप पर पूरा यकीन है और अल्लाह आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को सलामत रखे, आपकी ईद आबाद रखे, हर ईद खुशियां आपके घरों में हो और आपके परिवार हमेशा साथ, सब साथ। बेहतरीन ईद मनाई गई है, आपने सेवइयाँ खाई हैं, घर में तरह तरह के पकवान बने हैं, लेकिन ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये ईद के दिन का हाल है, ये ईद के दिन की तस्वीरें हैं और ईद के दिन के बाद आज भी यही हाल है। गाज़ा के अंदर खाना पानी ख़त्म हो रहा है, इस तरह से लोग तड़प रहे हैं, खानों के लिए भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ईद आपकी जैसी भी गई हो, लेकिन गाज़ा जैसी ईद अल्लाह किसी को नसीब ना करे, किसी की किस्मत में गाज़ा जैसी हालत ना हो। हालात बद से बदतर गाज़ा के अंदर हो चुके हैं। मैंने क्यों कहा कि सब परिवार आबाद रहे? गाज़ा का तो हाल बहुत बुरा है ही। बीच बीच में मैं आपसे खून की डिमांड कर रहा था कि ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए। दिल्ली के लोगों, ब्लड डोनेट करो सर गंगा राव हॉस्पिटल में जाकर। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बहुत करीबी दोस्त, उसके वालिद जो बहुत नेक शख्सियत है, आईसीयू में है। 1.5-2 महीने से वो अस्पताल में ही रहे। पेनक्रियास का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आते काट कर निकाली थी। 10-15 दिन तक वो हॉस्पिटल में ऐसे ही पेट खुला और रबड़ लगाकर, बैग लगाकर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था आईसीयू में। ईद से 2 दिन पहले सुबह 8 बजे उनका इंतकाल हो गया। अब उसके घर में क्या ही ईद, क्या ही त्यौहार, क्या ही खुशियां। मैं जब पहुंचा हूं अस्पताल और देखा है जब हाल लोगों का, उनके बेटों का और बच्चों का, बस यही कहूंगा कि अल्लाह हम सब के माँ बाप को सलामत रखे, कोई दुख न दे। अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके वालिदैन को सलामत रखे, आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिससे आप मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आपके परिवार को एक रखे और सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन अल्लाही आमीन। गाज़ा के अंदर 209 पत्रकार मारे गए हैं अब तक, और ये जो आप पत्रकार देख रहे हैं ये कल ईद के दिन शहीद हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। 2-3 बच्चे, माँ, बहन, पूरा एक बड़ा परिवार इस पत्रकार का खत्म हो गया है। वहीं भारी तादाद में ईद के दिन भी गाज़ा के लोग अपने इलाके को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। الاحتلال الغاشم الكلب الصهيوني مش هيك يا ناس। इसके अलावा अभी भी इजराइल को शांति नहीं मिली है। अब ज़रा इस ग्राफ को देखिए, ये पूरा ग्राफ जारी किया है इजराइल ने, और अब ये लाल वाला हिस्सा जो हाईलाइटेड है
गाजा के इस इलाके को इजराइल ने खाली करने की धमकी दी है। ईद के दिन दर्जनों सैकड़ों परिवार गाजा में उजड़े। एक नन्ही सी बच्चे जिसके परिवार के कई लोग इजराइल की बमबारी में मारे गए, उसकी हाय, उसका वो बिलखना, उसका वो बयान करके रोना जिगर फाड़ रहा है। شايف كان بيضحك لي ورفع ايده بيعمل لي باي الا مش عارفه يسهر بعدين بدي اموت معاهم احسن لي والله بدي اموت معاهم بدي اموت معاهم بنفس المكان هي اخويا زين هنا اخويا زين هنا अब तक दोस्तों 50,400 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की गाजा में इस 2 सालों में मौत हो चुकी है। आप समझ रहे हैं, यानी कम से कम 50,000 परिवार उजड़ चुके हैं और पूरा गाजा तितर-बितर है। यूएन ने कहा है कि इजराइल के सैनिकों ने 15 मेडिकल वर्कर्स को कत्ल किया और उनको एक साथ दफना दिया। उधर अमेरिका का जो ऑपरेशन है जिसमें वो फिलिस्तीनी स्टूडेंट्स को ढूंढ कर निकाल रहे हैं देश से, इसके बाद अब असर ये हुआ है कि अमेरिका में जो विदेशी स्टूडेंट रह रहे थे और जो फिलिस्तीन के समर्थन में थे, अब वो अपने आप अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 12 से 15 दिन के अंदर गाजा के अंदर 322 बच्चे मारे गए हैं। उधर जर्मनी भी 4 स्टूडेंट्स फिलिस्तीनी समर्थकों को निकालने की तैयारी कर रहा है और इसके अलावा अमेरिका के ही इशारे पर, अमेरिका के ही गुलामी करते हुए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, जो विदेशी छात्र हैं वहाँ जर्मनी उनको निकालने की तैयारी कर रहा है। ये वेस्ट बैंक की तस्वीर भी देख लीजिए फिलिस्तीन की, जहां पर फिलिस्तीनियों को सड़क से गाड़ियों को रोककर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर ये सेटलर्स की है। इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घरों और इलाकों पर हमला कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं और उनको मार रहे हैं। उधर ये देखिए वेस्ट बैंक का ये मंजर है, फिलिस्तीनियों के मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन हम पर और अरब पर क्या ही फर्क पड़ता है, हम पे फिर भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन अरब ने फिलिस्तीन का गाजा का सौदा कर लिया है, क्या आपको ऐसा लगता नहीं? पिछले 2 साल से इन अरब देशों ने क्या किया है, अपने आप से सवाल कीजिए। उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में गया और उस सुअर ने वहां जाकर अपने कुत्तेपन को दिखाते हुए ऐलान किया और कहा कि हम इस पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे और वेस्ट बैंक पर जो हम कब्जा करेंगे उसको कंट्रोल फिलिस्तीन अथॉरिटी नहीं करेगी, हम खुद कब्जा करेंगे, हम खुद वेस्ट बैंक को चलाएंगे। यानी फिर वही बात, अरब देशों ने सौदा कर दिया। इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर से पार्लियामेंट मेंबर ने कहा है कि हम गाजा पर पूरे कब्जा करेंगे, पूरे गाजा पर, और वहां से एक एक फिलिस्तीनी को निकाल देंगे, जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है हजरात। उधर इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 28 नए सेटलमेंट को वेस्ट बैंक में इजराइल की गवर्नमेंट मान्यता देने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक में हम और भी इलाकों पर बहुत जल्द कब्जे का ऐलान करेंगे। अमेरिका के लॉ मेकर्स ने यूएन को धमकी दी है कि अगर आपने अमेरिका या इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया तो हम आपको ही बैन कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। आप समझ रहे हैं, यूएन दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एजेंसी जो इंसानियत, मानवता की बात करती है, और वो संगठन बनाया इसीलिए गया इतिहास में कि किसी देश के साथ जुल्म हो रहा हो तो ये यूएन की अथॉरिटी उसकी मदद करे। तो सबसे बड़ी संस्था को आतंकवादी अमेरिका मिटाने, दबाने की और चुप रहने की बातें कह रहा है, धमकी दे रहा है। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे पता है आप ईद में बिजी हैं, आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आपके पास कहाँ टाइम है कि आप ये खबरें देख सको, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना तो मैंने अपडेट दे दिया। मैंने अपने ईमान की और अपने दिल की बात पूरी कर दी। अब आपका ईमान है, इस वीडियो को देखिए, इस खबर को आप, यानी आप गाजा की खबर को लीजिए या आप भी अरब की तरह बिल्कुल अनजान बन जाइए। खैर, आपको आपकी ईद मुबारक। जय हिंद।